नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अर्थ इंस्टीट्यूट में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को ज्ञात है कि हमारी यूपी पुलिस से संबंधित एमसीक्यू सीरीज चल रही है और हमारी यूपी पुलिस की एमसीक्यू सीरीज यानी लगभग हमारे 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 6वां पार्ट। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आज की जो एमसीक्यू सीरीज है वो आपके लिए बहुत यूपी पुलिस के ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, क्योंकि यहां इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ में हम आपको भौतिक भूगोल के भी क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं हम अगला। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा कि भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। देखिए, भारत के निम्न ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। तो देखिए दोस्तों, आप ऑप्शन जो आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो वो जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका त्रिपुरा। देखिए, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा लगती है 3 तरफ से वो कौन से स्टेट की लगती है, तो वो स्टेट है आप लोगों का दोस्तों त्रिपुरा। देखिए दोस्तों, मैप के आधार पर देख लेते हैं। देखो मित्रों, ये हमारा मैप है और इस तरीके से ये तुम्हारा बांग्लादेश है। देखो दोस्तों, ये इस तरीके से हमारा भारत है और अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो यहां आप लोगों का बांग्लादेश है। क्लियर? और बांग्लादेश के अगर चारों तरफ जो स्टेट देखे जाए तो स्टेट देखिए, यहां जो आपका स्टेट है वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बाद में अगर यहां देखा जाता है तो यहां है तुम्हारा नागालैंड। और नागालैंड के बाद में अगर असम की बात करते हैं तो ये आप लोगों का असम है। और अगर त्रिपुरा की बात की जाती है तो ये आप लोगों का त्रिपुरा है। और त्रिपुरा इधर देखिए दोस्तों, त्रिपुरा ये जो आपका त्रिपुरा है ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक तो इसकी ये वाली सीमा, एक तुम्हारी पश्चिमी सीमा और एक इसकी दक्षिणी सीमा, यानी तीनों तरफ से जो सीमा जो निर्धारित होती है वो बांग्लादेश से होती है। कौन से स्टेट की होती है, तो वो स्टेट है आप लोगों का त्रिपुरा। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से, देखिए त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो कौन सा स्टेट है भारत का, वो त्रिपुरा है। अगर नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड जो सीमा बनाता है वो कौन से देश के साथ में बनाता है, तो ये तुम्हारा म्यांमार। और असम किसी भी देश के साथ में, हाँ असम आपका बांग्लादेश के साथ में 2 बार सीमा बनाता है। अगर वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल आपका बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है। तो 3 तरफ से जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमाएं लगती हैं वो कौन से स्टेट की लगती हैं, तो वो स्टेट है आपका त्रिपुरा। क्लियर दोस्तों? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रम से नेपाल, नेपाल के बाद में भूटान, भूटान के साथ में चीन से मिलती हैं। यानी ऐसा कौन सा भारत का जो राज्य है जो 3 देशों से सीमाओं का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल और ऑप्शन डी आपका सिक्किम। तो देखिए दोस्तों, आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर कौन सा रहेगा, तो वो आंसर रहेगा आपका सिक्किम। सिक्किम जो स्टेट है यह 3 देशों से सीमा का निर्धारण करता है। कैसे करता है, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से, ये देखिए दोस्तों, जैसा कि ये आप लोग मैप को देख पा रहे हो, ये इस तरीके से, और आपका जो सिक्किम स्टेट है ये आप लोगों का यहां सिक्किम है। क्लियर? और सिक्किम के पास में यहां जो तुम्हारा देश है ये कौन सा है दोस्तों, तो ये है तुम्हारा नेपाल। और उसके बाद में अगर यहां देखा जाता है तो यहां जो तुम्हारा देश है ये देश है तुम्हारा भूटान। कौन सा देश है दोस्तों, ये आप लोगों का भूटान है। और उसके बाद में इसके उत्तर में देखा जाता है तो इसके उत्तर में जो तुम्हारा देश माना जाता है तो ये देश माना जाता है तुम्हारा तिब्बत। और तिब्बत किस में आता है, तुम्हारा चीन में। तो ये चीन, देखिए दोस्तों नेपाल, भूटान और भूटान के साथ में चीन,
इनसे जो सीमा बनाता है वो कौन सा स्टेट बनाता है, तो वो कौन सा बनाता है आपका सिक्किम। अगर मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय, ये आपका मेघालय है, और मेघालय केवल आप लोगों का असम से सीमा बनाता है। अगर त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा तीन ओर से, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा के मध्य में और बांग्लादेश के मध्य में 0 डिग्री की लाइन है, ये बिल्कुल 0 डिग्री की लाइन है त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद में अगर पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं तो ये पश्चिमी बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, जो आपका बांग्लादेश से सीमा का निर्धारण करता है। तो यहां आपका स्टेट कौन सा रहेगा, तो वो स्टेट रहेगा आपका सिक्किम। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मैकमोहन रेखा सीमा जो बनाती है वो कौन कौन से देशों के मध्य में बनाती है? ऑप्शन ए भारत एवं चीन के मध्य में, ऑप्शन बी भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में, और ऑप्शन आपका सी भारत एवं म्यांमार के मध्य में, और ऑप्शन डी भारत एवं बांग्लादेश के मध्य में। तो देखिए दोस्तों आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर कौन सा रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा भारत एवं चीन के मध्य में। मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण होता है वो भारत एवं चीन के मध्य में, और इसका जो निर्धारण होता है वो कब होता है, 27 अप्रैल 1914 को। और इसका जो नामकरण किया गया वो नामकरण किसके आधार पर किया गया, तो ये सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर। किसके नाम पर, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस सीमा का जो नाम रखा गया वो मैकमोहन रेखा रखा गया। और यह भारत एवं चीन के मध्य में सीमा है, कृत्रिम सीमा है। अगर भारत पाकिस्तान की बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान के मध्य में जो तुम्हारी सीमा रेखा है, इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो कब हुआ था, तो 17 अगस्त 1947। देखिए दोस्तों 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य में इस सीमा का निर्धारण हो गया। हालांकि भले ही 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया, तो इस सीमा का निर्धारण तो दोस्तों 14 अगस्त 1947 को ही हो गया। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई वो 3 दिन बाद में प्रकाशित हुई, इसलिए इसका जो निर्धारण माना जाता है वो 17 अगस्त 1947 से माना जाता है। और इस सीमा का जो नामकरण किया गया वो किसके नाम पर, तो वो आपका सर सिरिल, देखिए दोस्तों सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर किया गया। सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया। और अगर भारत और म्यांमार की बात करते हैं तो भारत और म्यांमार के मध्य में प्राकृतिक सीमा है, कृत्रिम सीमा नहीं है। और अगर भारत और बांग्लादेश की बात करते हैं तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में जो सीमा है उस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा। क्यों सर कि साहब भारत और बांग्लादेश के मध्य में, जबकि रेड क्लिफ रेखा तो हमारे पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाती है। तो दोस्तों याद कीजिए कि हमारा जो बांग्लादेश है, इधर देखिए ये वाला, देखो दोस्तों ये जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है ये आप लोगों का पूरा बांग्ला है, क्लियर। और ये पहले पूरा बंगाल हुआ करता था, और इसका जो विभाजन हुआ था वो सबसे पहले 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा जाति के आधार पर बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। 2 बंगाल आपके, एक तो ये वेस्ट बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में हिंदू थे, और ये तुम्हारा ईस्ट बंगाल यानी ईस्ट बंगाल में तुम्हारे मुस्लिम थे। ईस्ट बंगाल 1947 में तुम्हारा पाकिस्तान के रूप में निर्धारित हो गया। तो उस वक्त जो सीमा का जो निर्धारण हुआ था, जो ये सीमा थी तुम्हारे भारत और बांग्लादेश के मध्य में, भारत और पाकिस्तान के मध्य में, ये तुम्हारी रेड क्लिफ रेखा थी। उसके बाद में 1971 में इस पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र करा दिया गया। क्लियर दोस्तों तो थोड़ा सा ध्यान रखना, भारत और बांग्लादेश के मध्य में जो सीमा है उसका भी नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। तो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन है आपका ए, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य में स्थित है, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को हुआ था। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई है, लंबाई कितनी है, 3300, हाँ इसकी जो लंबाई है वो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, और ऑप्शन सी आपका उड़ीसा, और ऑप्शन डी आपका उत्तराखंड। तो देखिए दोस्तों, ये आप लोगों का प्रायद्वीपीय भारत है, और प्रायद्वीपीय भारत में यहां आप लोगों के स्टेट हैं, जैसे यहां जो स्टेट है वो आपका कर्नाटक है। और अगर दूसरे स्टेट की बात की जाती है तो देखिए दोस्तों, यहां जो स्टेट है ये आपका केरल है, और यहां जो आप लोगों का स्टेट है ये स्टेट है तुम्हारा यहां तमिलनाडु। क्लियर? और इन तीनों राज्यों की सीमाओं पर जो तुम्हारी पहाड़ियां हैं, इन तीनों राज्यों की जो सीमाओं पर जो तुम्हारी पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये प्रमुख रूप से कौन कौन से स्टेटों में है? तो ये आपकी केरल, और केरल के साथ में कर्नाटक, और कर्नाटक के साथ में जो स्टेट आता है वो कौन सा आता है? तो वो स्टेट आता है आपका तमिलनाडु। तो इसने क्या पूछा है कि नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु तो वहां है, लेकिन थोड़ा सा आगे देख लीजिए, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, और ऑप्शन सी आप लोगों का उड़ीसा, और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो यहां जो आंसर रहेगा वो आंसर कौन सा रहेगा? तमिलनाडु रहेगा, क्योंकि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। अगर देखा जाए, इधर देखो दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि इन नीलगिरी की पहाड़ियों को पश्चिमी घाट, ये वाला जो घाट है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का क्या बोला जाता है? तो इनका मिलन बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिलन बिंदु। नीलगिरी की पहाड़ियों को पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु बोला जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ियों में देखिए दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस कारण नीलगिरी की पहाड़ियों को 1986 में देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। किनको? नीलगिरी की पहाड़ियों को। और नीलगिरी की पहाड़ियों का जो नीला रंग होता है, नीलगिरी की पहाड़ियों का जो नीला रंग होता है, ये किस कारण होता है? तो ये आपका चारनोक काठ के कारण होता है। किस कारण? चारनोक काठ के कारण। नीलगिरी की पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। और वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि नीलगिरी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो वो है आप लोगों की डोडा बेट्टा। कौन सी है दोस्तों? डोडा बेट्टा। देखिए मेरे मित्रों, डोडा बेट्टा नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? डोडा बेट्टा। और डोडा बेट्टा जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन से स्टेट में है? तो वो है आप लोगों की तमिलनाडु में। तो यह डोडा बेट्टा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। और प्रायद्वीपीय पठार की या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची तो नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे ऊंची तो आपकी अनाईमुड़ी है, तो यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। क्लियर दोस्तों? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, नीलगिरी की पहाड़ियों का जो नीला रंग होता है वो चारनोक काठ के कारण होता है। नीलगिरी की पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, और इनमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस कारण 1986 में इन्हें देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। क्लियर दोस्तों? ये आप लोगों की पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या मानी जाती है? मिलन बिंदु मानी जाती है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? ऑप्शन ए रहेगा। तो देखिए दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन के, कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए सिपकिला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लिपुलेख उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी नाथुला सिक्किम, और ऑप्शन डी जोजिला कश्मीर। ये आप लोगों के दर्रे हैं जो प्रमुख रूप से हिमालय पर्वतमाला में पाए जाते हैं। और जो दर्रे हैं वो किस तरीके से हैं, आप लोग इस तरीके से देख लीजिए। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है दोस्तों दर्रों से। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा भारत है। अगर इन दर्रों को देखा जाता है तो पहला सिपकिला, ये जो सिपकिला है यहां तुम्हारा हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का जो कार्य करता है वो सिपकिला दर्रा करता है।
तो ध्यान रख लेना। और भारत में यहां से एक नदी प्रवेश करती है और उस नदी का नाम है सतलज। कौन सी नदी है? सतलज। सतलज नदी तिब्बत से निकलती है और भारत में ये जो प्रवेश करती है, तो ये भारत में प्रवेश करती है तुम्हारे सिपकला दर्रे से। कौन से दर्रे से? सिपकला दर्रे से। तो ये जो सिपकला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में सेकंड है आपका लिपुलेख, और जो लिपुलेख है ये आपका लिपुलेख ये वाला जो क्षेत्र है ये प्रमुख है आपका उत्तराखंड में है। उसके बाद में आगे चलते हैं नाथुला। नाथुला जो दर्रा है ये आपका सिक्किम का है। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। 1962 में जब भारत और चीन के मध्य में जब युद्ध हुआ था तो इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः 2006 में इसको प्रारंभ कर दिया, पुनः खोल दिया गया। भारत और चीन के मध्य में जो व्यापार हुआ करता था वो तुम्हारे इसी दर्रे से हुआ करता था, नाथुला दर्रे से। उसके बाद में ऑप्शन आपका जो डी आता है वो कौन सा आता है? जोजिला दर्रा। तो देखिए दोस्तों, जोजिला जो तुम्हारा पास है, ये जोजिला जो पास है तुम्हारा कहां है? तो ये आपका जोजिला पास है। इधर देखिए, यहां तुम्हारा ये जोजिला पास है। ये आप लोगों का श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। तो आपका जो आपका आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? लिपुलेख। ये आपका सुमेलित नहीं है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, डंकन पास किन के मध्य में स्थित है? डंकन पास किन के मध्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, ऑप्शन बी दक्षिण अंडमान एवं उत्तरी अंडमान, ऑप्शन सी दक्षिण अंडमान एवं मध्य अंडमान, और ऑप्शन डी लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो अंडमान जो निकोबार वाला जो क्षेत्र है, देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान एवं उत्तरी अंडमान, और दक्षिण अंडमान एवं मध्य अंडमान, और ऑप्शन डी है आपका लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान। तो यहां जो आपका आंसर आता है वो आंसर कौन सा आता है? तो वो आंसर आता है आप लोगों का डी, लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के मध्य में या फिर लिटिल अंडमान के मध्य में जो पास है उसे डंकन पास के नाम से जाना जाता है। वो कैसे, किस तरीके से? तो इधर देखिए दोस्तों, ये आप लोगों का प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है और इस तरीके से निकल करके देखिए, इस तरीके से निकल करके ये आता है। देखो दोस्तों, ये तुम्हारा प्रायद्वीप है और यहां इस तरीके से जो आता है ये तुम्हारा पूरा अंडमान निकोबार आता है। ये अंडमान निकोबार है, क्लियर। और अंडमान निकोबार को दो भागों में विभाजित करने वाला जो चैनल है वो कौन सा है? 10 डिग्री। इसके उत्तर वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है आप लोगों का अंडमान। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आप लोगों का अंडमान। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों का अंडमान है और इसके जो नीचे वाला जो क्षेत्र है ये है आप लोगों का निकोबार। ये आपका निकोबार है और निकोबार में ही दक्षिणतम बिंदु है जिसे आप लोग इंदिरा पॉइंट कहते हो। कौन सा पॉइंट कहते हो? इंदिरा पॉइंट, जिसे पूर्व में पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। देखिए दोस्तों, इधर अंडमान को प्रमुखतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहां जो आपका अंडमान आता है, देखिए दोस्तों, यहां जो आपका अंडमान आता है ये अंडमान आता है तुम्हारा उत्तरी, उत्तरी के बाद में यहां आता है तुम्हारा मध्य, और मध्य के बाद में यहां आता है आप लोगों का दक्षिणी। क्या आता है? दक्षिणी। और उसके बाद में जो आपका अंडमान आता है वो आता है लिटिल अंडमान, या इसको आप लोग लघु अंडमान कहते हो। क्या बोलते हो? लघु अंडमान। और इनके मध्य में जो तुम्हारा पास है, इधर देखिए, इनके मध्य में जो तुम्हारा पास है इस पास को बोला जाता है डंकन पास। क्या बोलते हैं? ये तुम्हारा डंकन पास है। तो दोस्तों ध्यान रखना, डंकन जो पास है यह आप लोगों का दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान, या फिर आप लोग इसे लघु अंडमान के नाम से भी जानते हो। तो आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के मध्य में। अगर देखें अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो वो है आप लोगों की सैडल पीक। क्या नाम है दोस्तों? वो चोटी है आप लोगों की सैडल पीक। और सैडल पीक की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो वो है 732 मीटर। क्लियर दोस्तों? तो देखिए, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
देखो मेरे मित्रों, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, और ऑप्शन सी 22 मई, और ऑप्शन डी 11 जुलाई। तो देखिए दोस्तों, आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और अगर 11 जुलाई की बात करते हैं तो यह आप लोगों का विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह आप लोगों का विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। देखिए दोस्तों, 11 जुलाई को यह जनसंख्या आप लोगों का दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाती है आप लोगों के 22 मई की, तो यह तुम्हारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो तुम्हारा 22 मई को, और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ये जो विश्व जो जल दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर कौन सा रहेगा? तो आपका आंसर रहेगा 22 अप्रैल। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। सुंदरी, आप लोग कहीं दूसरी जगह मत भटक जाना। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनों की, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों की, ऑप्शन सी मैंग्रोव वनों की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर कौन सा रहेगा? सी मैंग्रोव वनों की। देखिए दोस्तों, मैंग्रोव वनों की यहां जो प्रजाति पाई जाती है उसमें आपकी सुंदरी, सुंदरी के साथ में यहां तुम्हारी मैंग्रोव, जो भारत के जो डेल्टाई क्षेत्र है, यानी जहां तुम्हारा सुंदरवन का जो डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, उन क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है उसको सुंदरी या मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। वैसे सुंदरवन डेल्टा का जो नाम लिया है वो सुंदरी नामक पादप से लिया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? सी रहेगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है कि बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? बारानी द्वीप, देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपकी फसलों को लेकर के पिछली यूपी पुलिस में जो पेपर आउट हो गया था, तो यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी धान, और ऑप्शन सी गेहूं, और ऑप्शन डी आपका बाजरा। तो आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर कौन सा रहेगा? तो आपका आंसर है दोस्तों धान। धान की ये जो किस्म है वो बारानी द्वीप है। अगर धान की और किस्मों को देखा जाए तो देखिए दोस्तों, धान की जो और किस्म है, जैसे आप लोगों की यहां आती है माही सुगंधा, ये आप लोगों की माही सुगंधा। उसके बाद में आती है तुम्हारी बासमती। देखिए बासमती, बासमती के बाद में यहां आपका जया, जया के बाद में जमुना, जमुना के बाद में यहां तुम्हारी कावेरी, उसके बाद में यहां तुम्हारी परमल। ये जितनी भी किस्म आती हैं वो प्रमुख रूप से धान की आती है। अगर बाजरे की बात की जाती है, जो बाजरा है, बाजरे की अगर किस्म देखी जाती है तो देखिए राजस्थान 171, दूसरी है RCV2, उसके बाद में तीसरी है आप लोगों की पायोनियर, पायोनियर, और उसके बाद में अगला आता है आप लोगों का संकर प्रजाति। कौन सी प्रजाति? संकर प्रजाति। देखिए दोस्तों, अगर गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं की देखिए सोनालिका, कल्याण सोना, अर्जुन, चंपारण, भवानी, प्रभानी, चंद्रिका, ये जो कई किस्म है आप लोगों की गेहूं की है। और अगर मक्का की अगर किस्म देखी जाती है तो देखिए माही कंचन, माही धवल, अरुण, किरण, मोती कंपोजिट, ये जितनी भी आप लोगों की किस्म है वो प्रमुख रूप से मक्का की फसल है। तो ध्यान रख लेना इसकी जो किस्म है आपके जो मक्का की। तो इधर देखिए माही कंचन, माही कंचन, अगली आती है माही धवल, उसके बाद में अरुण, अरुण के साथ में किरण, अरुण किरण, मोती कंपोजिट, मोती कंपोजिट, ये जितनी भी आपकी किस्म है। और एक और आती है जिसका नाम है सविता।
ये जितनी भी आप लोगों की किस्म है वो किसकी है? मक्का की है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर कौन सा रहेगा? तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? धान, ऑप्शन बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि के उत्पादन से, ऑप्शन बी मछली के उत्पादन से, ऑप्शन सी दलहन के उत्पादन से और ऑप्शन डी तिलहन के उत्पादन से। तो आपका जो यहां आंसर रहेगा, तो आंसर कौन सा रहेगा? तो वो आपका तिलहन के उत्पादन से पीली क्रांति का जो संबंध माना जाता है वो किससे माना जाता है? तो वो माना जाता है दोस्तों आप लोगों का ये तिलहन उत्पादन से। अगर मछली उत्पादन की बात करते हैं तो मछली उत्पादन का जो संबंध माना जाता है वो नीली क्रांति से माना जाता है। कौन सी क्रांति से? नीली क्रांति से। अगर बात करते हैं कृषि के उत्पादन से, तो कृषि का जो उत्पादन होता है ये कौन सी क्रांति के अंतर्गत होता है? तो यह आप लोगों की हरित क्रांति के अंतर्गत होता है। और अगर बात की जाती है दलहन की, तो दलहन का जो संबंध माना जाता है वो किससे माना जाता है? तो ये माना जाता है तुम्हारे प्रोटीन क्रांति से संबंधित। ये तुम्हारी प्रोटीन क्रांति। तो थोड़ा सा ध्यान रखने का दोस्तों, आपका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन वो डी रहेगा, सरसों के उत्पादन से। वैसे तो सरसों के उत्पादन से, लेकिन पीली क्रांति में कुछ और फसलें भी आती हैं जैसे सरसों, सोयाबीन, सूर्यमुखी, उसके बाद में नाइजर, कुसुम। ये जितनी भी फसलें हैं वो प्रमुख रूप से पीली क्रांति में यानी तिलहन फसलों में सम्मिलित की गई हैं। जब उस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे और भारत में तेल का उत्पादन जैसे ही घटा था, तो उनके द्वारा पीली क्रांति प्रारंभ की गई थी। और पीली क्रांति में तुम्हारी तिलहन फसलों को रखा गया था जिससे तेल के उत्पादन को अच्छे तरीके से बढ़ाया जाए। क्लियर दोस्तों? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? महाविस्फोटक सिद्धांत यानी इस सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सिद्धांत है ये आप लोगों की बिग बैंग थ्योरी है और इससे बिग बैंग थ्योरी जो संबंधित मानी जाती है, ऑप्शन ए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसके बाद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ऑप्शन सी हिमालय की उत्पत्ति और ऑप्शन डी टेथिस भूसन्नति से। तो देखिए आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा आपका बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत माना जाता है वो बिग बैंग थ्योरी मानी जाती है और यह 1931 में जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? ये आप लोगों की जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा दी गई। जॉर्ज लेमेंटेयर, इनके द्वारा बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले दी गई थी और बिग बैंग थ्योरी के आधार पर जॉर्ज लेमेंटेयर ने बताया था कि ब्रह्मांड की, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है यह लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई है। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो 13.8 अरब वर्ष पहले हुई है। ये बात कौन कह रहे हैं? तो ये बात कही है आप लोगों के जॉर्ज लेमेंटेयर ने। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित तुम्हारे कई सिद्धांत हैं। कई तो ऐसे कहते हैं कि नहीं, भगवान के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की गई थी, लेकिन यहां जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा इस थ्योरी का प्रतिपादन किया गया। और कब किया गया? 1931 को। क्लियर? उत्पत्ति से संबंधित इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया और इन्होंने कहा था कि आज से लगभग 13.8 अरब पहले जो तुम्हारा आज वर्तमान का ब्रह्मांड है यह पहले एकल बिंदु के रूप में उपस्थित था जिसे सिंगुलैरिटी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सिंगुलैरिटी। ये तुम्हारा सिंगुलैरिटी एकल बिंदु को कहते थे और ऐसा कहा जाता है कि यह बिंदु बहुत अत्यंत गर्म था और इस बिंदु में विस्फोट हो गया और इस बिंदु के फूटने से, फैलने से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। क्लियर? तो ये जो सिद्धांत माना जाता है वो किससे माना जाता है? यह आपका ब्रह्मांड, ये आपका ब्राह्मण नहीं है दोस्तों, ये आपका ब्रह्मांड है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है तो थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखना। अगर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो दिया गया था ये दिया गया था आप लोगों के अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा।
अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था और यह कब दिया गया था? 1912 में। क्लियर? और इसने बताया था कि महाद्वीपों का विस्थापन किस आधार पर हुआ है। और अगर हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित अगर सिद्धांत देखे जाएं तो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित आपके दो सिद्धांत हैं। एक तो हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, और जो दूसरा सिद्धांत है वो दूसरा सिद्धांत कौन सा है? कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। क्लियर दोस्तों? ये तैतीस भूसन्नति, तो आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या, जो आप लोगों का जो सौर मंडल है, सौर मंडल में जो ग्रहों की जो संख्या मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी आपके 12, और ऑप्शन सी आपके 9, और ऑप्शन डी आपका 21। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इन चारों ऑप्शनों में से अगर चुनाव करना है तो वर्तमान में इन चारों ऑप्शनों में से एक भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो हमारे ग्रह हैं उन ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। तो यहां आपका जो ऑप्शन जो सी है वो आप लोग आपका थोड़ा सा सही लगा सकते हो। किस आधार पर लगा सकते हो? तो इधर देखिए, हमारे सौर मंडल में आपके 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह सूर्य के आधार पर दूरी में से कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सूर्य है। क्लियर? और इस तरीके से ये सूर्य भगवान है आप लोगों के। सुबह नहा के जल चढ़ाया करो, जिससे क्या है कि विटामिन डी की जो कमी है वो आप लोगों को नहीं हो। क्लियर दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये आपका सूर्य है और सूर्य के सामने जो दूरी के आधार पर जो ग्रह माने जाते हैं वो कौन सा माना जाता है? तो वो पहला तो यहां माना जाता है आपका बुध। देखिए, ये सबसे पहले आता है आपका बुध। ये बुध जो ग्रह है वो सूर्य के बिल्कुल निकटतम है। उसके बाद में बुध के बाद में आता है तुम्हारा यहां शुक्र। ये आप लोगों का शुक्र है, और शुक्र के बाद में जो आता है वो बिल्कुल तुम्हारा नीला ग्रह। कौन सा ग्रह? नीला। और नीला ग्रह वर्तमान में किसको कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है तुम्हारे पृथ्वी को। और उसके बाद में जो तुम्हारा ग्रह आता है वो कौन सा आता है? मंगल ग्रह। कौन सा आता है? मंगल ग्रह। और उसके बाद में अगर मंगल ग्रह के बाद में अगर बात की जाती है तो यहां आपका आता है बृहस्पति। कौन सा आता है? बृहस्पति। ये आप लोगों का बृहस्पति है। उसके बाद में बृहस्पति के बाद में जो आता है वो कौन सा आता है? तो यहां आता है तुम्हारा शनिदेव। और शनिदेव के बाद में जो आता है यहां आता है तुम्हारा यूरेनस। कौन सा आता है? यूरेनस, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? अरुण। क्या बोलते हो दोस्तों? अरुण। और यूरेनस के बाद में आता है तुम्हारा नेपच्यून। ये तुम्हारा नेपच्यून आता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो दोस्तों? वरुण। और वरुण के बाद में यहां जो आता है वो आता है दोस्तों आपका प्लूटो। ये आपके टोटल ग्रह कितने हो गए? 9। देखिए, टोटल ग्रह कितने हो गए? 9 गिन लीजिए। पहला कौन सा है? बुध। उसके बाद में दूसरा कौन सा है आपका? शुक्र। तीसरा कौन सा है? पृथ्वी। चौथा कौन सा है? मंगल। पांचवा कौन सा है? बृहस्पति। छठवां कौन सा है? शनि। और सातवां कौन सा है आपका? यूरेनस। और आठवां कौन सा है? नेपच्यून यानी अरुण वरुण। और नौवां कौन सा है तुम्हारा? प्लेटो। देखिए साहब, ये आपका जो नौवां है वो कौन सा है? प्लेटो। आपके 2006 में एक अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई थी और वो 26वीं बैठक हुई थी। 26वीं बैठक के आधार पर जो तुम्हारा जो प्लेटो था, इसको ग्रह के जो क्षेत्र से ग्रह का जो दर्जा था वो उससे छीन लिया गया। और जो तुम्हारा प्लूटो है ये वर्तमान में तुम्हारा बौना ग्रह, ये आप लोगों का बौना ग्रह है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अब वर्तमान में जो हमारे ग्रहों की जो संख्या रह गई है वो कितनी रह गई है? 8। तो सौर मंडल में ग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है आपकी? 8। तो थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, आपके 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, जो तुम्हारा खगोल शास्त्र है, खगोल शास्त्र जो तुम्हारा संघ है, इस संघ के द्वारा 26वीं बैठक में प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया और इसे बौना ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। तो वर्तमान में हमारे सौर मंडल में ग्रह कितने हैं? तो उन ग्रहों की संख्या है 8। क्लियर दोस्तों? तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आ जाइए दोस्तों, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो थोड़ा सा पीछे आ जाइए।
सूर्य के निकटतम सबसे जो ग्रह है वो बिल्कुल निकटतम यानी पास में, भाई ये दूरी के आधार पर है, जितने भी ग्रह हैं ये दूरी के आधार पर है, सबसे जो दूर माना जाता है वो प्लूटो माना जाता है, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं, बौना ग्रह। क्लियर। तो जो सबसे नजदीक है वो कौन सा है, आपका बुध। कौन सा दोस्तों, बुध। तो देखिए दोस्तों, अगर यहां की अगर बात करें तो जो सबसे नजदीक है ऑप्शन ए बुध, दूसरा पृथ्वी। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी आप लोगों का तीसरे नंबर पर है, और अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र आपका थोड़ा सा और दूर है, और प्लूटो यानी प्लेटो ये आप लोगों का 9वें नंबर का, यानी सबसे जो दूर माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, प्लेटो। तो ये आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो बुध रहेगा। बुध ये आपका सूर्य से निकटतम ग्रह माना जाता है। ध्यान रख लीजिए दोस्तों, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूपी पुलिस में ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित होंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब लगता है। देखिए सूर्य ग्रहण, ऑप्शन ए सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ऑप्शन बी पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, और ऑप्शन सी चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर कौन सा है, आंसर है आप लोगों का दोस्तों सी। जब चंद्रमा ये इस तरीके से आपके सूर्य भगवान है, और यहां आपका नीला ग्रह है, और जो नीला ग्रह है वो कौन सा है, तुम्हारा पृथ्वी। और इनके मध्य में जब चंद्रमा आ जाता है, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में देखिए दोस्तों, ये आपका सूर्य, और सूर्य के बाद में यहां ये आपका पृथ्वी है, और इनके मध्य में क्या आ जाता है, तो इनके मध्य में जब चंद्रमा आ जाता है। देखिए दोस्तों, जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या लग जाता है, तुम्हारा सूर्य ग्रहण लग जाता है। क्या लग जाता है, सूर्य ग्रहण। अगर चंद्र ग्रहण की बात करते हैं कि जब चंद्र ग्रहण की बात आती है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाती है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाती है तो क्या लगता है, तुम्हारा चंद्र ग्रहण। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन रहेगा सी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इवनिंग स्टार यानी इवनिंग स्टार, शाम का तारा या भोर का तारा, कौन से ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी आप लोगों का बृहस्पति, और ऑप्शन सी आपका शुक्र, और ऑप्शन डी आपका शनि। तो देखिए दोस्तों, आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो वो ऑप्शन रहेगा आपका सी। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या आपका भोर का तारा या फिर इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। और अगर कहा जाए कि ये जो तुम्हारा शुक्र है यह सबसे गर्म, देखिए सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। अगर बृहस्पति की बात करते हैं तो जो बृहस्पति ग्रह है यह आप लोगों का सबसे बड़ा ग्रह है। जो घनत्व की दृष्टि से जो सबसे जो भारी ग्रह माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, बृहस्पति। लेकिन आपका यहां जो इवनिंग स्टार जो कहलाता है वो किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, जिसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। क्लियर। और इसे पृथ्वी की बहन के नाम से या फिर इसे सबसे गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, ऑप्शन ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 4 मिनट, और ऑप्शन डी आपका 8 मिनट, और ऑप्शन सी आपका 16 मिनट। तो देखिए दोस्तों, लगभग आपका 8 मिनट, अगर सेकंड की बात करें तो 19 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड का जो समय लगता है वो सूर्य से निकलने वाली किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। तो अगर चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा का जो कुल समय लगता है वो कितना लगता है,
तो चंद्रमा का लगभग 3-3.25 मिनट का समय लगता है पृथ्वी तक पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में। अगर बात करें दिन, अगले क्वेश्चन की, दिन रात जिस कारण बराबर होते हैं, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, हाँ देखिए दोस्तों, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है ऑप्शन ए भू परिक्रमण, ऑप्शन बी आपका भू परिभ्रमण, और ऑप्शन सी आपका पृथ्वी के अक्षीय झुकाव, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दिन रात जिस कारण से होते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिन रात यानी हमारा जो नीला ग्रह है ये आप लोगों का इस तरीके से पृथ्वी है, चलिए, और पृथ्वी के सामने इस तरीके से ये सूर्य उदय होता है, ये आप लोगों का सूर्य भगवान है, चलिए, और पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये पृथ्वी का अक्ष है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जब ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो जो सूर्य उदय होता है वो हमेशा पूरब से होता है, इसलिए सूर्य के सामने वाले भाग में हमेशा क्या रहता है, दिन रहता है, और पीछे वाले भाग में हमेशा क्या रहती है, रात। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर खड़ी खड़ी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर खड़ी खड़ी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, तो सूर्य के सामने वाले भाग में हमेशा दिन रहता है और पीछे वाले भाग में हमेशा क्या रहती है, रात रहती है, और रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, और रात और दिन का लगातार बनना पृथ्वी की परिभ्रमण गति से संभव है। परिभ्रमण यानी इधर देखिए, परिभ्रमण, इसके अंदर क्या छुपा है, भ्रम, और भ्रम का अर्थ होता है कंफ्यूज। जब कोई व्यक्ति भ्रमित होता है, कंफ्यूज होता है, तो वो अपने स्थान पर खड़ा खड़ा घूमता है, आगे बढ़ नहीं पाता, विचार नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता कि क्या करें क्या नहीं करें, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो जब कोई पिंड अपने स्थान पर खड़ा खड़ा घूमे, आगे नहीं बढ़े, जब कोई पिंड अपने स्थान पर खड़ा खड़ा घूमे, आगे नहीं बढ़े, तो कौन सी गति कहलाती है, परिभ्रमण। और परिभ्रमण गति से क्या बनते हैं, हमारे दिन रात। ध्यान रखना दोस्तों, परिभ्रमण गति से हमारे क्या बनते हैं, दिन रात, जिसमें जिस परिभ्रमण गति को दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, दैनिक गति, या फिर इसको घूर्णन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको रोटेशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, रोटेशन के नाम से भी। क्लियर। और अगर परिक्रमण गति की बात करते हैं तो परिक्रमण गति से आपकी जलवायु का निर्धारण होता है, क्योंकि परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति ये आपकी दैनिक गति है, यानी 24 घंटे 23 घंटे, अगर फैक्चुअल टाइम की बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में कंप्लीट कर लेती है। लेकिन अगर परिक्रमण गति की बात करते हैं तो यह एक वर्ष में पूरी होती है, इस कारण इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। अगर दैनिक गति तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की क्या रहती है, रात। सूर्य के सामने वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा और पीछे वाले भाग में हमेशा क्या रहेगी, रात रहेगी। रात के बाद में दिन और दिन के बाद में रात। रात और दिन का लगातार बनना पृथ्वी की परिभ्रमण गति से संभव है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मानव ने चंद्रमा पर सबसे पहला कदम कब रखा था? ऑप्शन ए 1953, तो 1953, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1999। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा है? तो आपका आंसर है आपका सी 1969 को। अगर बात करें तो किसके द्वारा रखा गया, तो यह रखा गया था तुम्हारे नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा। ये सबसे पहले 1969 में इनके द्वारा चंद्रमा पर पैर रखा गया। और जो दूसरे माने जाते हैं वो माने जाते हैं तुम्हारे एडविन एल्ड्रिन। इन दोनों के द्वारा चंद्रमा पर सबसे पहला जो कदम रखा गया वो 1969 को रखा गया। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट को 29 मई 1953 को सबसे पहले फतेह किया गया था एडमंड हिलेरी और तेजनी नार्गे के द्वारा। क्लियर। तो 1953 तो उसकी बात हो जाती है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में कारगिल विजय हुई थी। क्लियर। तो यहां जो आपका ऑप्शन आता है वो कौन सा आता है, सी। और अगला क्वेश्चन कौन सा आता है कि ग्रीष्म अयनांक प्रति वर्ष कब होता है? ग्रीष्म अयनांक को कर्क संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कर्क संक्रांति, अब तो समझ गए होंगे ना दोस्तों कि कर्क संक्रांति यानी ग्रीष्म अयनांक का अर्थ होता है कर्क संक्रांति।
और कर्क संक्रांति कब मनाई जाती है? तो कर्क संक्रांति मनाई जाती है आपकी 21 जून को, जब सूर्य, हाँ जी, जब सूर्य, ये इधर देखिए, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजरती है ये तुम्हारी भूमध्य रेखा, और यहां से जो रेखा गुजरती है ये कौन सी? कर्क रेखा, और ये कौन सी? मकर रेखा। क्लियर? और इधर देखिए दोस्तों कि जब सूर्य, यहां ये सूर्य भगवान है, और जब सूर्य हमारा भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है 21 मार्च को, तो पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में सूर्य की बराबर किरणें होती है, और इस बराबर की स्थिति को क्या बोलते हैं? विषुव, क्योंकि बराबर किरणें होती है, और जब बराबर किरणें होती है तो बराबर तापमान रहेगा, बराबर जलवायु रहेगी, बराबर दिनों रात की अवधि रहेगी। इस बराबर की स्थिति को क्या बोलेंगे? विषुव। इसलिए इस रेखा का नाम क्या रखा? विषुवत रेखा। क्लियर? और जो तुम्हारे मार्च और अप्रैल के महीने में जो ऋतु रहती है वो कौन सी रहती है? बसंत। इसलिए 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? बसंत विषुव। क्या मनाते हैं? बसंत विषुव। उसके बाद में जैसे ही सूर्य की किरणें 21 मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जैसे ही तुम्हारा यहां कर्क रेखा पर सूर्य सीधा पहुंचता है, और डेट कौन सी है? 21 जून। कौन सी बेटा? 21 जून, जिसे आप लोग कर्क संक्रांति मनाते हो। और कर्क संक्रांति यानी गर्मियों में, इसलिए इसको ग्रीष्म अयनांक के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों का ग्रीष्म अयनांक है। अगर बात करते हैं, देखिए, अगर बात करते हैं शीत अयनांक की, तो शीत अयनांक जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को, जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। क्लियर दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मिलते हैं हम लोग ऐसे ही यूपी पुलिस की अगली धमाकेदार एमसीक्यू सीरीज में। तो नमस्कार दोस्तों।